ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ एडिटोरियल ये आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। तो इस तरह के आर्टिकल जरूर पढ़ा करिएगा और किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने क्या रहते हैं, विचार रहते हैं। भारत के लिए चुनौती बना बांग्लादेश। एक हमारा पड़ोसी है ना, बांग्लादेश, जो 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और भारत पाकिस्तान के बीच जो 1971 का युद्ध हुआ था ना, उसी समय ये आजाद हुआ था। ये आप देखते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। तो बांग्लादेश में हालात खराब होते चले जा रहे हैं और इसके चलते दक्षिण एशिया में जो परिदृश्य बन रहा है वह भारत के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान तो 1947 से ही भारत विरोधी हिंसात्मक कार्रवाई कर रहा है। अफगानिस्तान को भारत ने बहुत आर्थिक मदद की, परंतु उसका कोई विशेष सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। बांग्लादेश को हमने 1971 में स्वतंत्र कराया। शेख हसीना के कार्यकाल में ऐसा लगा कि हमारी पूर्वोत्तर की सीमाएं अब सुरक्षित तो रहेंगी, इस पड़ोसी देश से अच्छे संबंध बने रहेंगे। परंतु यह अध्याय भी 5 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेश में सरकार विरोधी आंदोलन की अगुवाई जमात इस्लामी, हिजबुत तहरीर और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अलावा कई इस्लामी संगठन कर रहे हैं। अमेरिका का एक प्रभावी वर्ग भी आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहा है। लगता है कि हमारी खुफिया एजेंसी को इस षड्यंत्र की भनक नहीं लगी। बांग्लादेश में इस समय एक अंतरिम सरकार चल रही है जिसके मुख्य सलाहकार नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस है। तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और विशेष तौर से हिंदुओं पर बराबर आक्रमण हो रहे हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू अधिकारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। और भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार 8 दिसंबर तक हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध 2200 हिंसात्मक घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें हिंदुओं की हत्याएं भी शामिल हैं। बांग्लादेश सरकार का ध्यान जब इन घटनाओं की ओर आकर्षित किया जाता है तो वह दलील देती है कि यह हमारा आंतरिक मामला है। घटनाएं सांप्रदायिक नहीं है बल्कि राजनीतिक हैं। क्या यह अजीब नहीं है कि जब किसी देश में मोहम्मद साहब का कार्टून बनता है या फिर कहीं कोई मस्जिद गिर जाती है तब तो वह मामला अब देखिए वैश्विक हो जाता है। दुनिया भर के मुसलमान उस पर विरोध प्रकट करते हैं, परंतु जब हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते हैं, उनका उत्पीड़न होता है तो यह संबंधित देश का आंतरिक मामला हो जाता है। बांग्लादेश की कुछ घटनाओं के पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं क्योंकि वहां का अल्पसंख्यक वर्ग ज्यादातर आवामी लीग का समर्थन करता है। पर यह कहना गले के नीचे नहीं उतरता कि उन पर आक्रमण के पीछे सांप्रदायिक दुर्भावना नहीं है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री हाल में ढाका गए। उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में विशेष तौर से मोहम्मद यूनुस से बात की, परंतु स्थिति में कोई परिवर्तन होता नहीं प्रतीत होता है। और भारत के लिए विशेष चिंता के 3 पहलू हैं। पहला, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और जमात इस्लामी से प्रतिबंध हटा लिया गया। पिछली सरकार ने जिन कट्टरपंथियों को जेल में बंद कर रखा था उन्हें छोड़ दिया गया। अंतरिम सरकार का समर्थन कर रहा हिजबुत तहरीर एक कट्टर इस्लामी संगठन है जो दुनिया भर में खलीफा का साम्राज्य स्थापित करने में विश्वास करता है। दूसरा, बांग्लादेश का झुकाव ही नहीं बल्कि लगाव भी पाकिस्तान से होता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस हाल में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से जिस गर्मजोशी से मिले वह देखने लायक था। पाकिस्तान से समुद्री रास्ते से बांग्लादेश को सामान भी जाने लगा है जो बरसों से बंद था। पाकिस्तानी गायक ढाका आमंत्रित किए जा रहे हैं। और तीसरा, चीन अब बांग्लादेश में अपना जाल तेजी से फैला सकता है। और बांग्लादेश की घटनाओं को देखते हुए भारत के समक्ष 3 आशंकाएं उभर रही हैं। पहली यह कि क्या बांग्लादेश में भी अफगानिस्तान की तरह कोई तालिबान राज्य स्थापित हो जाएगा, और दूसरा, क्या बांग्लादेश में फिर से पूर्वोत्तर के आतंकी अलगाववादी संगठनों की शरण स्थली बन जाएगा। क्या बांग्लादेश हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। इस समय वहां हिंदुओं की आबादी 7.95% है। एक समय वह 20% से अधिक थी। स्थिति काफी विषम है, परंतु हमें इसका समाधान तो ढूंढना ही होगा। इतिहास साक्षी है कि अगर आपके पास आर्थिक और सैन्य शक्ति है तो आप किसी भी देश से निपट सकते हैं। भारत इन दोनों क्षेत्रों में अपनी सामर्थ्य तेजी से बढ़ा रहा है। बांग्लादेश में कैसी भी सरकार बने, हमें उससे निपटने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें किसी पड़ोसी देश पर आक्रमण नहीं करना, परंतु उसे यह मालूम होना चाहिए कि अगर उसने कोई भारत विरोधी कार्रवाई की तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पूर्वोत्तर की सीमाओं में हमें सुरक्षित करना पड़ेगा। बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर
सीमा पर सीमा सुरक्षा बल तैनात है, उसे अपनी ड्यूटी और मुस्तैदी से करनी पड़ेगी। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हमें बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना होगा। अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद संभवतः हमें इससे मदद मिलेगी। बावजूद इसके बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के बारे में हमें सभी देशों में प्रचार करना होगा, और अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो भारत को शायद आबादी की अदला बदली करने का प्रस्ताव रखना पड़े। 2000 में सामने आई माधव गौड़ बोले कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, और अभी यह संख्या 3-4 करोड़ हो सकती है। तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। हो सकता है कि वहां के नेतृत्व को जल्द ही यह समझ आ जाए कि भारत से मदद और अच्छे संबंधों के बिना देश को सुगमता से चलाना मुश्किल होगा। यह आशा की जानी चाहिए कि बांग्लादेश सही रास्ते पर आ जाएगा, लेकिन हमें प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। लेखक असम उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक रहे हैं फिरकास सिंह, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। अब आप देख लीजिए, स्थिति देख लीजिए, 3 तरफ से आप देखते हैं कि हम लोग उसे घेरे हुए हैं और ये बीच में वो बना हुआ है। फिर भी आप देखते हैं कि मुंह उठा के कहा चाइना पाकिस्तान की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। हिंदी पर फिर संकीर्णता का प्रदर्शन। हाल में हिंदी के विरोध का स्वर फिर से उठा। यह संसद में तब उठा जब भारतीय वायुयान विधेयक नाम से एक विधेयक बिल पेश किया गया। देखिए, जब कोई कानून बनाता होता है तो राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है, उसे विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। वहां से पास होकर राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून हो जाता है। केंद्र सरकार के इस कदम को गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी थोपने का प्रयास बताया गया। इसके पहले भारतीय न्याय संहिता से संबंधित अधिनियमों के नामकरण का भी विरोध किया गया था। तमिलनाडु में डीएमके की राजनीति मुख्यतः हिंदी विरोध पर केंद्रित रही है, और उसकी देखा देखी अन्ना द्रमुक भी हिंदी विरोध को अपनी राजनीति का हथियार बनाती है। पिछले दिनों अन्ना द्रमुक ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कानूनों का नाम हिंदी और संस्कृत में रखना अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी थोपना है। तमिलनाडु की तरह कर्नाटक में भी कभी कभार हिंदी विरोध के स्वर सुनाई दे जाते हैं। हिंदी थोपने जैसा शब्द प्रयोग करना हिंदी विरोधियों के लिए एक मुहावरे की तरह है, जबकि हिंदी भाषा की उत्पत्ति शासकीय नहीं है, बल्कि जन आकांक्षाओं की भाषाओं के रूप में सामने हुई थी। इसलिए जिन राज्यों में इसका विरोध अधिक हो रहा है, वहां सरकारें शासकीय संस्थानों और नाम पेटिकाओं पर भी से हिंदी को मिटा सकती हैं, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में हिंदी के प्रयोग को लोगों की जुबान से नहीं हटा सकती हैं। यह एक तथ्य है कि हिंदी विरोध के बाद भी तमिलनाडु में पिछले 10 वर्षों में हिंदी सीखने वालों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ी है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा के मुताबिक तमिलनाडु में 2009 में जहां हिंदी सीखने वालों की संख्या 2.18 लाख थी, वहीं 2019 में यह बढ़कर 5.90 लाख हो गई है। स्पष्ट है कि हिंदी के विकास के लिए प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ यह स्वतः अपना स्थान बना रही है। और इससे यह भी साफ होता है कि हिंदी का विरोध करने वाले राज्यों में यह राजनीतिक दलों की संकीर्णता का परिचायक है, ना कि वहां रहने वाले लोगों के विरोध का। इन राज्यों के राजनीतिक दल रोजगार के मुद्दों पर अपनी असफलता को हिंदी विरोध के नाम पर दबाने की कोशिश करते हैं। यह ठीक उसी तरह की प्रवृत्ति है जिस तरह चुनाव में अपनी हार का ठीकरा कुछ राजनीतिक दल ईवीएम पर फोड़ते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। वस्तुतः हिंदी भाषा आज बिना किसी सरकारी प्रोत्साहन के उन राज्यों में भी जनसंपर्क की भाषा बन चुकी है जो कभी इसका विरोध करते थे। हिंदी का यह विस्तार किसी सरकार नहीं अपितु जन सरोकार की बदौलत हुआ है। आज यह जन भाषा के रूप में श्रमिकों की भाषा के रूप में विस्तार कर रही है। हिंदी विरोधी जाने अनजाने में अंग्रेजी को मजबूत करने की वकालत ही करते हैं, जो एक साम्राज्यवादी भाषा है। यदि हिंदी उनकी जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकती तो अंग्रेजी कैसे कर सकती? क्योंकि भाषा केवल भाषा नहीं होती है, बल्कि वह बोलने वालों की लोकोक्तियों एवं मुहावरों के माध्यम से सामाजिक परंपरा की जीवंत संचय राशि भी होती है। भारत के कुछ राष्ट्रीय चरित्र जैसे राम का वर्णन अलग अलग भाषाओं में हुआ है। यह एक दिखाता है भारत में भले ही भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन उनका मूल भाव एक है। इसलिए बहुत सारी भाषाओं में एक आपसी अंतर संबंध भी मिलता है। इसलिए यह किसी भारतीय भाषा का विरोध करके अंग्रेजी का समर्थन करना मात्र नहीं है, बल्कि अपनी परंपरा को भी नष्ट करना है। यह कभी भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि भाषाएं जब गुम होती हैं तो केवल भाषा नहीं गुम होती है, बल्कि उसे बोलने वालों का अपना इतिहास भी गुम हो जाता है। भाषा किसी भी देश के अतीत को जानने का एक साधन है। भारतीय भाषाएं साम्राज्यवाद की भाषा नहीं है, बल्कि जनमानस की भाषा है। इसलिए बिना प्रोत्साहन के भी ये भाषाएं अभी भी जीवंत हैं। हिंदी भाषियों को भी अन्य भाषियों से मेलजोल बढ़ाना चाहिए, उनके साहित्य को पढ़ना चाहिए, और अन्य भाषियों को भी हिंदी भाषा के साहित्य की ओर एक पूर्वाग्रही होकर नहीं, बल्कि साहित्यानुरागी होकर जोड़ना होगा। अस्मिताओं के इस दौर में भाषा एक महत्वपूर्ण अस्मिता है। पहले जहां भाषा को एक जुबान के रूप में ही समझा जाता था, वहीं अब यह पहचान के रूप में भी समझी जाती है। आज भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, अपितु बोलने वाले समूह के अस्तित्व का पर्याय भी है।
किसी समूह की हैसियत उनकी उसकी भाषा द्वारा भी तय होती है। हमारे यहाँ आप देखिए कोई एक भाषा पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू नहीं रही, बल्कि यह भाषा के एक प्रतिरोध की संस्कृति के परिचायक के रूप में रही है। जैसे यदि सत्ता संस्कृत का प्रयोग करती था तो जनता पाली प्राकृत जब सत्ता पाली प्राकृत का प्रयोग करने लगी तब जनता अपभ्रंश बोलने लगी। फिर आप देखते हैं कि जब सत्ता फारसी का प्रयोग करने लगी तो जनता हिंदी बोलने लगी। इस प्रकार हमारे यहाँ शासकों की भाषा और जन भाषा में सदैव एक अंतर दिखाई पड़ता है। हिंदी भाषा कभी भी साम्राज्यवादी भाषा नहीं रही है। यहाँ वंचितों पीड़ितों की भाषा ही है, आम जनमानस की भाषा। हिंदी की भाषा के रूप में भविष्य उज्ज्वल है। इसलिए तमिलनाडु कर्नाटक के दलों को हिंदी विरोध करने से पहले अपने राज्य के आम जनमानस की राय लेनी चाहिए, ताकि उन्हें अपनी संकीर्णता और हिंदी की लोकप्रियता का पता चले। लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रताप सिंह, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। जीवन की चुनौतियां। जीवन एक अप्रत्याशित यात्रा है जो सदैव जीवन चुनौतियों से परिपूर्ण रहती है। मानव अस्तित्व का सार इन्हीं संघर्षों कठिनाइयों में निहित है जो उसे दृढ़ता, साहस और आत्मविश्वास की ओर प्रेरित करता है। चुनौतियों का सामना करना केवल आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है, क्योंकि ये हमारी मानसिक आत्मिक क्षमता को निखारने का माध्यम बनती हैं। चुनौतियां जीवन के हर पहलू में विद्यमान रहती हैं, चाहे वह व्यक्तिगत, सामाजिक हो या पेशेवर। व्यक्ति को अपने लक्ष्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना धैर्य एवं विवेक से करना पड़ता है। कठिनाइयों को अडिग संकल्प और अटूट विश्वास के साथ पार करने वाले ही सफलता के शिखरों को छू पाते हैं। जीवन की चुनौतियों को भाग्य का प्रहार मान नतमस्तक होने वाले लोग कभी प्रगति नहीं कर पाते हैं। भारतीय संस्कृति में चुनौतियों को जीवन का अपरिहार्य अंग माना जाता है। गीता का यह उपदेश है, कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाले हर संकट का सामना कर्मशीलता और संतुलित दृष्टिकोण के साथ करना चाहिए। चुनौतियों का सामना करते समय मनुष्य को आत्मबल और संयम की आवश्यकता होती है। यदि वह असफलता के डर से घबरा जाए तो उसकी क्षमता कुंठित हो जाती है। इसके विपरीत यदि वह साहस और आशावाद के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो कठिनाइयों के बीच भी वह अपनी राह बना सकता है। चुनौतियां हमारे जीवन में बाधा नहीं बल्कि मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। ये हमें आत्मनिरीक्षण और सुधार का अवसर प्रदान करती हैं, और इनसे डरने के बजाय हमें इन्हें स्वीकार कर अपने व्यक्तित्व को सशक्त बनाना चाहिए। चुनौतियों का सामना करते हुए ही जीवन अपने वास्तविक अर्थ उद्देश्य को प्राप्त करता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। देखा करिएगा, पढ़ा करिएगा और कुछ सीखा करिएगा, अपने जीवन में भी उतारा करिएगा। नदी जोड़ो अभियान। प्रधानमंत्री की ओर से केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना का शिलान्यास एक महत्वाकांक्षी परियोजना को गति प्रदान करना है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लाखों लोगों लाभान्वित होंगे। यह परियोजना पेयजल के साथ सिंचाई के पानी के संकट को भी दूर करने में सहायक बनेगी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे यह बिजली का भी उत्पादन करेगी। यह संतोषजनक ही लाखों लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने वाली यह परियोजना अंततः आगे बढ़ी है, लेकिन इस पर विचार किया जाना चाहिए कि इसके शुभारंभ में इतनी देरी क्यों हुई है। कैन और बेतवा नदी को जोड़ने की परिकल्पना बहुत ही पहले की गई थी, लेकिन लंबे समय तक उस पर विचार ही होता रहा और तत्कालीन सरकार उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकी। इसे इंगित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि ऐसी परियोजनाओं की देरी के मूल में कांग्रेस सरकार का रवैया रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वाजपेयी सरकार ने लगभग 20 वर्ष पहले नदी जोड़ो अभियान की रूपरेखा बनाई थी। यह सर्वथा उचित ही है कि उनकी जन्मतिथि पर कैन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई। अच्छा होता कि यह परियोजना विलंब का शिकार नहीं होती। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह परियोजना तय समय से पूरी हो। जब कोई परियोजना देर से शुरू होती है तो केवल उसकी लागत ही नहीं बढ़ती है, बल्कि उससे लाभान्वित होने वाले लोगों को राहत देने में अनावश्यक देरी होती है और इससे उनमें निराशा घर करती है। यह ठीक नहीं कि सत्ता परिवर्तन के कारण कोई बहुउपयोगी परियोजना ठंड बस्ती में चली जाए। दुर्भाग्य से अपने देश में ऐसा प्रायः होता है। सरकारों के बदलने के साथ ही या तो प्रस्तावित योजनाओं की उपेक्षा का सिलसिला कायम हो जाता है या फिर सीधे सीधे उसका विरोध शुरू हो जाता है। कभी कभी पर्यावरण हितैषी संगठन उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। निस्संदेह किसी भी परियोजना को मूर्त रूप देने में पर्यावरण का ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन यह जिद भी ठीक नहीं है कि कोई पेड़ ना कटे और किसी को भी विस्थापन का सामना ना करना पड़े। पर्यावरण रक्षा के नाम पर विकास और साथ ही जन कल्याण विरोधी राजनीति नहीं की जानी चाहिए, और इस राजनीति का परिचय केवल केन बेतवा नदी को जोड़ने के मामले में ही नहीं दिया गया, अन्य कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के मामले में भी ऐसा हुआ। अच्छा हो कि अब यह संकल्प लिया जाए कि भविष्य में किसी परियोजना के मामले में ऐसा ना हो। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को इस पर आम सहमति कायम करनी चाहिए। विकास के कामों में राजनीतिक मतभेद आड़े
ना आने पाए। ये अपने लेखक के उनके अपने विचार हैं भाई। तो इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिले लाभान्वित होंगे, याद रखिएगा। और देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो केन बुंदेलखंड में बहने वाली प्रमुख नदी, इसका उद्गम कैमूर पर्वतमाला से होता है। मध्य प्रदेश से निकल कर यह नदी उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना से मिल जाती है। इसे यमुना की अंतिम उपसहायक नदी कहते हैं। बेतवा भी एक महत्वपूर्ण नदी है। इसे बुंदेलखंड की गंगा भी कहते हैं। इसकी शुरुआत रायसेन जिले से के कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से हुई। यह नदी भोपाल, ग्वालियर, झांसी, औरैया, आप जालौन से होते हुए हमीरपुर के आप देखते हैं कि माना जाता है वहाँ। ग्वालियर नहीं है, आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश, ये आप देखेंगे भोपाल, विदिशा विदिशा से होते हुए आप देखते हैं जाती है ना, उसी की बात हो रही है। चलिए अच्छी बात है। बेखौफ बालू कारोबारी, ये आप देखिए मध्य प्रदेश देखना हो तो ये मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। उत्तर प्रदेश से है लखनऊ इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नई दिल्ली से लगती है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वैकोप भालू कारोबारी, झारखंड में अवैध भालू झारखंड में अवैध बालू कारोबार बढ़ता जा रहा है। हालांकि बालू उठाव पर सरकार की तरफ से तमाम तरह की बंदिशें हैं, मगर इनका पालन नहीं होता है। प्रशासनिक तंत्र की आंख मूंद लेता है, जिसकी वजह से धंधेबाज पर कार्रवाई नहीं होती है। और इस अवैध कारोबार में बड़े नाम भी शामिल है। इस कारण भी धंधेबाजों का मन बड़ा रहता है। हाल में धनबाद में बालू माफिया ने खनन विभाग की टीम पर हमला किया था। जब टीम अवैध रूप से बालू ले जा रहे वाहनों को जब्त करने गई तो पुलिस के सामने ही धंधेबाजों ने टीम के सदस्यों का मोबाइल और लैपटॉप तोड़ दिया। सवाल उठता है कि इन अवैध कारोबारियों के पास इतनी हिम्मत कहां से आती है? आखिर कौन उन्हें सह देता है? और जाहिर सी बात है कि बिना संरक्षण ऐसा नहीं हो सकता है। यह भी साफ है कि इसमें निजी स्वार्थ छिपा रहता है। ऐसे में अवैध कारोबार पर अंकुश ऐसे लगेगा। प्रदेश में आप देखिए लगभग सभी जगह पर यह धंधा चल रहा है। रात से सुबह तक नदी घाटियों से बालू निकाला जाता है और जगह जगह भेजा जाता है। धनबाद बोकारो सीमा पर दामोदर नदी के तेल मज्जो और कुंजी घाट से प्रतिदिन 200 से आप देखिए 300 ट्रैक्टरों में बालू लोड कर दूसरी जगह भेजा जाता है। ऐसे काम में दबंग किस्म के लोग लगे हैं, जिन्हें बड़े नेताओं का समर्थन है। जब कभी भी बालू माफिया पर कार्रवाई होती है तो 1-2 दिन तो असर दिखता है, उसके बाद सब पूर्ववत हो जाता है। इस पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती जरूरी है। देखिए एक तो क्या रहता है, अधिकारी और नेता मिले रहते हैं तो फिर सैया भाई कोतवाल तो सुना होगा ना, काहे कटर। ये झारखंड है, रांची इसकी राजधानी है। बिहार से अलग करके बनाया गया था ये 15 नवंबर सन 2000 में। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 81 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं और हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। विज्ञानी भी चकित हैं कि ऐसी कैसे हो रहा है। कई बार यह प्रश्न आता है कि ब्रह्मांड कब और कैसे बना। करीब 15 अरब वर्ष पहले समस्त भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु में सिमटी हुई थी, जिसमें बिग बैंग और जोरदार धमाका हुआ। आप लोग जियोग्राफी में पढ़ते हैं ना, बहुत भूगोल में। इसी से ब्रह्मांड की रचना हुई और ब्रह्मांड उत्पत्ति अभी तो यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। इससे पहले क्या था किसी को नहीं पता, ना कोई प्रमाण है। धमाके के बाद ऊर्जा के बिंदु ने फैलना शुरू किया। शुरुआत में ब्रह्मांड के कई कण संपूर्ण अंतरिक्ष में फैल गए और एक दूसरे से दूर भागने लगे। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक एडविन हबल नामक विज्ञानी थे, जिन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। इस सब से यह समझ आता है कि ब्रह्मांड कभी संघन रहा होगा। और उनके वर्ष 1929 के एक रिसर्च से ही पता चला था कि आकाशगंगा के केंद्र से पृथ्वी लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ब्रह्मांड चारों दिशाओं में फैला हुआ है। नासा के विज्ञानी भी मानते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो कल्पनाओं से परे है। ब्रह्मांड के विस्तार की संभावना पर विज्ञानी भी लगभग एकमत हैं। तमाम विश्लेषण से इतना तो समझ आता है कि दूसरी आकाशगंगाएं हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे से तेजी से दूर जा रही हैं। हालांकि इस घटना का सही कारण अभी भी अज्ञात है। इसका एक कारण त्वरण है, जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। ब्रह्मांड का 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है। 5% वह है जिसे ब्रह्मांड में देखा जा सकता है। लगभग 20% हिस्सा डार्क मैटर है। यह वह अदृश्य पदार्थ है जो गुरुत्वाकर्षण में के बल से जुड़ा हुआ है और सीधे नहीं देखा जा सकता है। यही आकाशगंगाओं को एक साथ बांधे रखता है। डार्क मैटर एवं डार्क एनर्जी मिलकर ब्रह्मांड का 95% हिस्सा है।
ब्रह्मांड की कड़ी में गाढ़ पार्टिकल बेहद अहम है, जिसे हिग्स बोसान के नाम से जाना जाता है। ये हमारे चारों ओर हैं, जो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन इन्हें हम देख नहीं सकते हैं। और हर वस्तु का वजन, चाहे जीवित, ठोस, द्रव्य, कुछ भी हो, इसे इसी के चलते है। माना जा रहा है कि ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहने से आकाशगंगाएं अलग अलग होती होती जाएंगी, और इससे ब्रह्मांड ठंडा और बंजर होता जाएगा। इसके नतीजे से नए तारे बनना बंद हो जाएंगे और मौजूदा तारे धीरे धीरे जलकर खत्म हो जाएंगे। आखिर में ब्रह्मांड एक ठंडा और अंधकार वाला शून्य बन जाएगा, अतः ना जीवन बचेगा, ना विकास ही रहेगा। वह कह सकते हैं कि संरचना विहीन या पहचाने जाने योग्य कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह मनुष्य के जन्म लेने से पहले ही उसका अंत तय हो जाता है, उसी तरह ब्रह्मांड भी। हालांकि ब्रह्मांड के अंत होने में अरबों खरबों साल लगेंगे। ब्रह्मांड का कोई केंद्र या किनारा नहीं है, इसलिए ब्रह्मांड को अनंत भी कहते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। यहाँ भी आप लोगों को कुछ टिप्पणियां देखने को मिल जाती हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर डाल देता हूं, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, चुनाव जीतने का एक नया फार्मूला हो चुका है कि फ्री का दीजिए और वोट लीजिए, महिलाओं को लुभाओ और सरकार बनाओ। देखिए, आप लोगों को बता दूं, अगर आपको विधानसभा लोकसभा का सदस्य बनना है, चुनाव लड़ना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है, और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। विधान परिषद का चुनाव लड़ना है, बनना है, तो 30 साल। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 साल रखी गई उम्र। ठीक है। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिए, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव की घोषणा सन्निकट है, यानी पास में ही। बिहार में भी अभी हाल ही में चुनाव होना है। देखिए, दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। आम आदमी पार्टी की सरकार है, अतीश यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। तो आप देखेंगे कि जनमन को हंसाने वाले लोक लुभावन चुनावी वादों का बाजार खुलने वाला है। यहाँ आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये देने का वादा किया है। भाजपा भी तैयारी में है, कांग्रेस भी पीछे नहीं रहने वाली है। दिल्ली में लगभग आप देखेंगे 1.5 करोड़ मतदाताओं में से 70 लाख महिलाएं हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में अनधिकृत कॉलोनियों की अधिकता वाले करीब 30 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं का मत प्रतिशत पुरुषों से अधिक था, जो इनकी वोटिंग के प्रति बढ़ते रुझान के साथ यह भी बताता है कि इनको लुभाने वाली संख्या बल में बाजी मार ले जाएगा। और मतदाता को लुभाकर मताखेट करना लोकतंत्र का कोई नया सगल नहीं है। यह पर सियासी कामयाबी में इसके हालिया कमाल ने विगत वर्षों में से बातों और अमोघ मंत्र स्थापित कर दिया, और मुख्यतः इसका ध्येय केंद्र महिलाएं होती हैं। और आप देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि देश में कम से कम 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं मतदाताएं अधिक हैं। महिलाएं सामाजिक राजनीतिक तौर पर दशकों से उपेक्षित रही हैं। नए दौर में नए माध्यमों पर पार्टियों का प्रचार देखने, सुनने और वोट देने के प्रति उनकी सक्रियता बढ़ी है। संख्या बल के अलावा एक दशक पहले से महिलाओं के बढ़ते वोटिंग पैटर्न और उनके बढ़ते मतदान प्रतिशत को देखते हुए पार्टियों ने इस कारगर माने जाने वाले लोक लुभावन अस्त्र का रुख उनकी ओर मोड़ दिया है। पिछले कई विधानसभा चुनाव में महिलाओं को लुभाने में कामयाब योजनाओं ने सियासी दलों को सत्ता दिलाई, जो देश की करीब 67 करोड़ महिलाओं के लगभग 5वें हिस्से को लुभाकर अपनी ओर करने के लिए उनसे संबंधित योजनाओं का हर साल 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सामाजिक दुष्परिणाम की आशंका। वर्तमान में यह सब महज महिला मतों को आकर्षित करने के उद्देश्य से होते देख न केवल इसके सौदेश पूर्णता पर संदेह उपजता है, बल्कि दूरगामी तौर पर इसके आर्थिक सामाजिक दुष्परिणामों की आशंका भी दिखती है। वैसे महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले महायुति गठबंधन की सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की घोषणा की थी। उसे अप्रत्याशित चुनावी सफलता मिली। कई सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार ने, ये आप देखिए, जिन सीटों पर 7000 के आसपास मतों से जीत हासिल की, उन पर महिला मतदाताओं की संख्या में भी इतनी ही बढ़ोतरी आंकी गई। साफ है कि महिलाओं ने ही भाजपा और उसके गठबंधन की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झारखंड में हेमंत सोरेन की भूमि सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये महिलाओं को देने के लिए कहा, चुनाव जीत गए। बिहार में तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी कि विधानसभा चुनाव जीतते ही महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देंगे। मध्य प्रदेश की लाडली बहना को गेम चेंजर माना जाता है। कर्नाटक में सरकार ने लक्ष्मी योजना चला रखी, तो तमिलनाडु में कलेगनार
मगलीर उरीमई स्कीम चल रही है। कई दूसरे राज्यों में अलग अलग नामों से महिला मतों को लुभाने के लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, जो ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के बारे में है, तो कुछ इनसे इतर युवतियों और वृद्धाओं के लिए भी है। सवाल यह है कि इनका राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य क्या है। सरकारों का दावा है कि इन योजनाओं से देश या संबंधित राज्य में महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी, आर्थिक सबलता बढ़ेगी, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक स्तर में सुधरेगा, जीवन आसान होगा। पर क्या बाकी राजनीतिक दल इसी उद्देश्य से इन योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं? साथ ही क्या वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के प्रति गंभीर हैं? क्या उनके उद्देश्य और लक्ष्य हासिल हो रहे हैं? क्या पार्टियां या फिर सरकारें अपने कार्यक्रमों की समीक्षा करने में के बाद उसे सार्वजनिक करती हैं? बेशक महिलाएं राजनीतिक दलों द्वारा या आप देखिए दी जाने वाली सुविधाओं और योजनाओं को समझकर उसके अनुरूप मतदान कर रही हैं। इसलिए बीते 3 वर्षों में महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 6% बढ़ी है। महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि ने पार्टियों को महिलाओं की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होने पर मजबूर तो किया है, लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से महिला मतदाताओं के लिए व्यक्तिगत चिंता कल्याणकारी परोपकारी नहीं है। असल में यह जनसांख्यिकीय बदलाव का लाभ उठाने के लिए बनाई गई चतुर राजनीतिक गणनाओं पर आधारित है। इसका मूल लक्ष्य मत प्राप्ति है। ये महिला लोहावन योजना है। कार्यक्रम महिलाओं को किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के मत समूह की तरह वोट बैंक बनाती है। इससे महिलाओं को समाज और राजनीति में उच्चतर प्रतिनिधित्व और समान अधिकार मिले हो और उनमें आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन बना हो, ऐसा अभी तक के आंकड़े बयान नहीं करते हैं। चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या तो बढ़ गई, परंतु उनकी उम्मीदवारी की संख्या में कोई उछाल नहीं आया। देखा जाए तो यह मोल देकर वोट खरीदने से अलग नहीं जान पड़ता है, और तब जबकि अनवरत मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति एवं मुद्रा के अवमूल्यन को देखते हुए यह कीमत काफी कम हो जाती है। 1000-2000 की रकम सुर्खियां भले बने, पर महिलाओं की जरूरतों की पूर्ति हेतु पर्याप्त कतई नहीं है, जबकि राज्यों को इसके लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य की विकास योजनाएं बाधित हो रही है, पर चुनाव जीतकर सरकार बनाने के लिए महिला मत जरूरी है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बताइए। देखिए, आपकी राय मायने भी रखती है, क्योंकि प्रीलिम्स आपको देना है, मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग आप करेंगे, निबंध आप लिखेंगे। नई जीडीपी आधार वर्ष से मजबूत होगी आर्थिकी की। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार फरवरी 2026 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया जाएगा। इस कार्य को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के तहत परामर्श समिति का गठन किया है। वस्तुतः चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी 5.4% रही है, जो विगत 7 तिमाहियों का सबसे निचला स्तर है। गिरावट का मूल कारण विनिर्माण और खनन क्षेत्र में विकास दर में उल्लेखनीय कमी आना है। पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रही थी, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8.1% रही थी। माना जा रहा है कि जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष बदलने के बाद जीडीपी के आंकड़ों में और भी सटीकता आएगी, क्योंकि बदलाव के बाद आंकड़ों की तुलना प्रस्तावित आधार वर्ष 2023-24 के मूल्यों के आधार पर की जाएगी। और आप देखेंगे कि प्रस्तावित बदलाव से आधार वर्ष 10 साल आगे हो जाएगा, और जिससे जीडीपी गणना के लिए ज्यादा अद्यतन आंकड़े मिल सकेंगे, क्योंकि प्रस्तावित आधार वर्ष 2022-23 के दौरान विविध उत्पादों के मूल्यों और वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान के मूल्यों में अंतर कम होगी। सटीक आंकड़ों से नीति निर्माताओं को अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन का सही अंदाजा मिल सकेगा। उपभोक्ता के स्वरूप, क्षेत्रीय योगदान यानी राज्यों व उभरते नए क्षेत्रों का जीडीपी में कितना योगदान है आदि को बेहतर तरीके से समझने में भी मदद मिलेगी, और इससे नीति निर्माता देश को विकास के पथ पर आगे लेकर जाने में समर्थ हो सकेंगे। और जीडीपी आप देखते हैं गणना के आधार वर्ष को बदलने के लिए सरकार राज्यों, केंद्रीय बैंक, शिक्षाविदों आदि से लंबे समय से विमर्श कर रही है। और इससे पहले सरकार ने 2011-12 को जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष बनाया था। भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा वर्ष 1956 में प्रकाशित किया गया था, जिसका आधार वर्ष 1948-49 था। कालांतर में आंकड़ों की उपलब्धता की स्थिति में सुधार के साथ साथ गणना की कार्यप्रणाली में भी बदलाव किए गए हैं। आधार वर्ष का उपयोग व्यवसायिक गतिविधि या आर्थिक वित्तीय सूचकांक के माप में तुलना के लिए की जाती है। और आधार वर्ष 2011-12 के मूल्यों पर जीडीपी के आंकड़ों की गणना करने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की नजरों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत हो रही है। अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को समझने के लिए जीडीपी के साथ सकल मूल्य वर्धित का विश्लेषण करना भी जरूरी है। जीबीए के आंकड़े जीडीपी के आंकड़ों से अधिक सटीक होते हैं, अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर पेश करने में मदद करते हैं, और वस्तुतः जीडीपी के एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है, और इसकी गणना
निजी एवं सार्वजनिक खपत, निवेश, सरकारी खर्च, कच्चे मकान, सामान की खरीद, निर्माण लागत और निर्यात व आयात के बीच अंतर के कारण होने वाली व्यापार घाटे के अनुसार जीडीपी आंकड़ों को अंतिम रूप देती है। इसकी मदद से देशों के बीच आर्थिक विकास की तुलना की जाती है। सो जीडीपी के आंकड़ों का सटीक होना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से जीडीपी गणना के आधार वर्ष में बदलाव करने से आर्थिकी की वास्तविक तस्वीर हमारे समक्ष आ सकेगी, जिससे सरकार कमजोर क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए ध्यान दे सकेगी, समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीति बनाकर उसे अमली जामा पहना सकेगी। और देखिए आखिर जीडीपी क्या होता है, मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे कि आप लोग एनसीईआरटी किताबें जरूर पढ़ लीजिए भाई, समझ रहे हो, कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की। जीडीपी का तात्पर्य होता है सकल घरेलू उत्पाद से, और यह किसी देश में एक समय अवधि आमतौर पर एक वर्ष के दौरान उत्पादित और बाजार में बेची गई सभी अंतिम वस्तुओं के सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये आप देखेंगे नेता, परिवहन माफिया, बिल्डर, ब्यूरोक्रेट्स का गठजोड़, जो आप देखते हैं कि परिवहन विभाग के आरक्षक के यहाँ जो छापे में बरामद करोड़ों रुपए और 50 किलो सोना बरामद किया गया ना, उसी की बात हो रही है। तो हमारे यहाँ तो देखिए मैंने कहा ना, अधिकारी और आप देखते हैं कि कौन, वो नेता ही माला माल हैं, बाकी तो आप देखिए वित्तीय ही नहीं प्राथमिकताओं का भी घाटा। ये हिमाचल प्रदेश की बात हो रही, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, देखना हो तो देख सकते हैं। और इस तरह से आप देखें जो महत्वपूर्ण, काफी महत्वपूर्ण है जो आर्टिकल, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई मेरे लिए सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ईमानदारी से मेहनत करिए। ठीक है, धन्यवाद।